students, welcome back to sociology classes BA part 3rd. Okay, BA part 3rd. Today our topic is DP मुखर्जी. ओके तो आज का टॉपिक है हमारा DP मुखर्जी लाइफ, इंट्रोडक्शन एंड बर्थ. ओके, he was born in 1894 and he was dead in 1962. Okay. DP मुखर्जी भारत में समाजशास्त्री चिंतन के प्रारंभिक स्तर पर इसके स्वरूप का निर्धारण करने तथा समाजशास्त्र को विकसित करने के लिए ध्रुवज्योति प्रसाद मुखर्जी के नाम बहुत आदर से लिया जाता है. ओके, भारत में समाजशास्त्री चिंतन के प्रारंभिक स्तर पर इसके स्वरूप का निर्धारण करने तथा समाजशास्त्र को विकसित करने के लिए ध्रुवज्योति प्रसाद मुखर्जी के नाम बहुत आदर से लिया जाता है. डीपी मुखर्जी ने जब सन 1922 में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के प्रवक्ता के रूप में कार्य करना शुरू करा, उस समय समाजशास्त्र का कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था. ओके, उस समय बम्बई, कलकत्ता, लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को अर्थशास्त्र अथवा मानवशास्त्र विभागों के साथ जोड़कर उसे एक वैकल्पिक शाखा के रूप में मान्यता दी जाती थी. देश में कोई भी ऐसा मंच नहीं था जिसके माध्यम से समाजशास्त्र की रूपरेखा अथवा इसके विषय क्षेत्र का निर्धारण हो पाता. अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, इतिहास तथा संस्कृत जैसे विषयों के अनेक अंशों को लेकर समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में विकसित करने के प्रयत्न किए जा रहे थे. जब समाजशास्त्र का अध्यापन करने वाले प्रमुख विद्वानों जैसे G.S. घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, विनय कुमार सरकार, D.N. मजूमदार तथा डीपी मुखर्जी में से कोई समाजशास्त्र विषय में प्रशिक्षित नहीं था, उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि मुख्य रूप से अर्थशास्त्र अथवा मानवशास्त्र से समृद्ध थी. यह सच है कि इस समय तक अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस में समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिल चुकी थी, लेकिन उस समय तक इन देशों में भी समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को लेकर काफी भ्रम बने हुए थे. कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, लेस्टर वार्ड, हाउस तथा गिडिंग्स के परस्पर विरोधी विचारों के कारण यह निर्धारित कर सकना बहुत ही कठिन हो गया था कि समाजशास्त्र के अध्ययन की वास्तविक रूपरेखा क्या. डीपी मुखर्जी ने सन 1922 में अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग में प्रवक्ता के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया. उस समय राधा कमल मुखर्जी इस विभाग के अध्यक्ष थे. राधा कमल मुखर्जी मूलतः एक अर्थशास्त्री थे. उनका विचार था कि भारत में समाजशास्त्र के अंतर्गत मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति की समन्वयवादी प्रकृति का अध्ययन करने के साथ ही इसमें क्षेत्रीय प्रतिमानों और समस्याओं का अध्ययन किया जाना चाहिए. उन्होंने संस्कृति को समझने के लिए उसके ऐतिहासिक पक्ष पर भी बल दिया. बम्बई में G.S. घुरिये के विचारों पर इंग्लैंड के मानवशास्त्रियों का प्रभाव अधिक होने के कारण उन्होंने समाजशास्त्र में भारतीय संस्कृति के साथ प्रजाति और जाति के अध्ययनों पर भी अधिक बल दिया. इस समय ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप भारत की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट होने लगा था. इसके फलस्वरूप डॉक्टर कुमार स्वामी, डॉक्टर भगवान दास यह मानने लगे कि समाजशास्त्र में ऐसी
ऐसे विषयों का भी अध्ययन होना चाहिए जिससे एक और भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखा जा सके, तो दूसरी ओर उन समस्याओं का विश्लेषण किया जा सके जिसके फलस्वरूप भारतीय संस्कृति अपने मूल रूप से दूर हटती जा रही है। इसके बाद भी उस समय किसी भी ऐसी अध्ययन पद्धति का अभाव था जिसकी सहायता से यथार्थ तथ्य एकत्रित करके किसी विषय का वैज्ञानिक विश्लेषण करना संभव हो पाता है। इन दशाओं के बीच डीपी मुखर्जी ने समाजशास्त्र के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। वे आज के परिप्रेक्ष्य में अधिक वैज्ञानिक न होने के बाद भी अपने प्रारंभिक दशा में अर्थशास्त्र और इतिहास के अध्येता होने के बाद भी भारत के समाजशास्त्री विचारों में डीपी मुखर्जी का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है जीवन परिचय एवं कृतियां। डीपी मुखर्जी का जन्म 1894 में बंगाल के मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बंगाल में हुई। उस समय बंगाल के साहित्य पर रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र और शतरचंद्र चटर्जी का अत्यधिक प्रभाव था। यह बंगाल साहित्य का पुनर्जागरण का काल था जिसने ध्रुवजी प्रसाद मुखर्जी को अधिक प्रभावित किया था। उन्होंने बंगाल के बम्बासी कॉलेज से अर्थशास्त्र और इतिहास के साथ स्नातक की परीक्षा भी पास की। इसके बाद अर्थशास्त्र विषय में उन्होंने एमए भी किया। अनेक समाजशास्त्री का विचार है कि भारत में संस्कृति का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर स्थापित करने का श्रेय डीपी मुखर्जी को है। ओके, नेक्स्ट है समाजशास्त्र पर डीपी मुखर्जी के विचार। व्यू ऑफ द डीपी मुखर्जी ऑन सोशियोलॉजी। व्यूज ऑन डीपी मुखर्जी ऑन सोशियोलॉजी। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि डीपी मुखर्जी जिस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र के प्रवक्ता के पद पर नियुक्त हुए, उस समय यूरोप में समाजशास्त्र को कॉम्ट, स्पेंसर, मार्क्स, हाबहाउस आदि के विचारों के आधार पर विकसित किया जा रहा था। मुखर्जी ने भारत के लिए एक ऐसे समाजशास्त्र की आवश्यकता पर बल दिया जिसके द्वारा सभी सामाजिक विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान तथा मानवशास्त्र एक दूसरे के पूरक बन सके। उनके अनुसार सामाजिक जीवन को अलग अलग भागों में बांटकर उसका संपूर्ण अध्ययन नहीं किया जा सकता। यदि सामाजिक जीवन की वास्तविकता पर विचार किया जाए तो स्पष्ट है कि सभी सामाजिक विज्ञानों के बीच आदान प्रदान और पारस्परिकता का संबंध है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विविधताएं। डीपी मुखर्जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डाइवर्सिटीज में भारत की सांस्कृतिक विविधता को स्पष्ट किया है। उन्होंने सांस्कृतिक विविधता को भारतीय समाज की एक ऐसी विशेषता के रूप में स्पष्ट किया है जो बहुत लंबे समय से भारतीय जनजीवन को प्रभावित करती है। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने जिन विषयों पर विचार किया उनमें नंबर 1 संस्कृति की अवधारणा, सेकंड है ऐतिहासिक आधार पर भारतीय संस्कृति में मिश्रण, थर्ड परंपरा एवं आधुनिकीकरण आदि प्रमुख है। भारत की सांस्कृतिक विविधताओं का अध्ययन करने पर भी इन्होंने काफी बल दिया। जैसे है हिंदू मुस्लिम संबंध। ओके, मुखर्जी ने लिखा है कि व्यक्ति, राष्ट्र और पारलौकिकता के बारे में हिंदू और मुसलमानों का दृष्टिकोण एक दूसरे से काफी भिन्न रहा है। हिंदू विश्वासों के अनुसार व्यक्ति की परिस्थिति को जन्म पर आधारित सामाजिक संस्करण के अधीन माना गया है, जबकि मुस्लिम संस्कृति सामाजिक समानता में विश्वास करती रही है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ द वेस्ट, पश्चिम का प्रभाव। ओके, डीपी मुखर्जी ने यह स्पष्ट किया है कि संस्कृति कोई स्थिर विशेषता नहीं है। समय की आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इन्हीं परिवर्तनों से एक नए समाज का निर्माण होता है। उन्होंने मार्क्स के विचार से सहमत होते हुए लिखा है कि समाज में होने वाला
कोई भी परिवर्तन उत्पादन प्रणाली में होने वाले परिवर्तन का ही परिणाम है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृति तथा आर्थिक विकास, कल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अर्थशास्त्र में प्रशिक्षित होने के बाद भी अर्थव्यवस्था अथवा आर्थिक विकास के प्रति डीबी मुखर्जी का दृष्टिकोण दूसरे अर्थशास्त्रियों से भिन्न था। उन्होंने भारत के आर्थिक विकास को यहाँ की सांस्कृतिक विशेषताओं के संदर्भ में स्पष्ट किया। उन्होंने लिखा कि किसी समाज की अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास को उसके सामाजिक मूल्यों तथा सामाजिक संगठन की प्रकृति से अलग करके नहीं समझा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है साहित्य एवं संस्कृति, कल्चर एंड लिटरेचर। ओके, अपनी पुस्तक डाइवर्सिटीज में उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि साहित्य की परंपराएं सांस्कृतिक परंपराओं से ही संबंधित होती हैं तथा जन सामान्य के विचारों को प्रभावित करने में यह संचार के एक साधन के रूप में भी कार्य करती है। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। डेनियल एवं लर्नर ने आधुनिकीकरण को एक ऐसी दशा के रूप में स्पष्ट किया जिसमें 5 मुख्य विशेषताओं का समावेश होता है। नंबर 1 है समानता, सेकंड है संचार के साधनों में वृद्धि, थर्ड है आर्थिक और राजनीतिक सहभाग में वृद्धि, फोर्थ है सामाजिक गतिशीलता, फिफ्थ है धर्मनिरपेक्ष। ओके, so thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much.